Hello students, welcome to our EduSet channel, Haryana Education Department. Myself Bharti Gupta, PGT Chemistry, Modern Sanskriti Senior Secondary School, बहादुरगढ़ डिस्ट्रिक्ट झज्जर। उम्मीद करती हूँ आप कोरोना के इस कोविड-19 के टाइम्स में घर पर सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास का यूनिट 1 सॉलिड स्टेट। इसका इंट्रोडक्शन और आप लोग लास्ट वीक मैम अर्चना अरोड़ा के वीडियो में सुन चुके हैं, जिसमें आपने क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड्स के बारे में पढ़ा। मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगी, क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड्स में डिफरेंस क्या है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज होते हैं। जैसा कि एक टीचर क्लास में है तो सभी स्टूडेंट डिसिप्लिन वे में अपने बेंचेस पर बैठे हुए हैं, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अगर टीचर क्लास से बाहर जाता है तो स्टूडेंट इनडिसिप्लिन हो जाते हैं, रैंडमली इधर उधर मूव करते हैं, और कुछ स्टूडेंट डिसिप्लिन वे में अपनी जगह पर बैठे होते हैं, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अमोर्फस सॉलिड्स। तो हम लोगों ने लास्ट वीक वीडियो में क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड का जो डिफरेंस है वो मैम अर्चना अरोड़ा के वीडियो से क्लियर किया। ना नेक्स्ट जो है हमारा वीडियो है वो है सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में, क्योंकि अमोर्फस सॉलिड में कोई सिस्टमैटिक अरेंजमेंट नहीं होता, तो हम उसका स्ट्रक्चर नहीं डिस्कस करेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है, इसलिए हम उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, सोडियम क्लोराइड और आइस, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड एटम से मिलकर बने होते हैं, आयन से मिलकर बने होते हैं, या फिर किसी मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। इन सब एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स को हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलते हैं। और अगर इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अगर हम सिस्टमैटिक वे में अरेंज कर देते हैं 3D मैनर में, वी विल गेट द क्रिस्टल। तो पहला टॉपिक हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का है यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिस। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये है क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस के अंदर ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो आप पार्टिकल्स देख रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट का मतलब, लैटिस पॉइंट वो साइट है जहाँ पर पार्टिकल्स को रखा जाता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो क्रिस्टलाइन लैटिस है। और हमारे ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, या मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। जैसे NaCl के केस में ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयन है, डायमंड ग्रेफाइट में ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम है, आइस के केस में ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक मॉलिक्यूल है। तो अगर इन पार्टिकल्स को 3D मैनर्स में हम सिस्टमैटिकली अरेंज कर देते हैं, वी विल गेट द क्रिस्टल। ये जो पॉइंट्स हैं ये पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ऐसे कितने अरेंजमेंट अभी तक क्रिस्टलाइन सॉलिड में पॉसिबल हैं? हमने अभी तक 14 ब्रेवियार्स लैटिसेस को ऑब्जर्व किया। नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रिस्टल। ईच पॉइंट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस, these point, each point of the crystal lattice is called lattice point or lattice site. Second point, each point represent constituent particle. ये जो point हैं ये क्या कहलाते हैं? constituent particle. Lattice point are joined by a straight line to bring about the geometry. अगर हम इन lattice point को straight line से जोड़ देते हैं, we will get the geometry. जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, इस क्रिस्टल लैटिस की जो ज्योमेट्री है वो क्यूब के जैसी है। नाउ आई थिंक क्लियर आपको व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में सिस्टमैटिकली हर जगह पर क्रिस्टल लैटिस है। दे हैव अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर मींस अगर हम दूर तक देखें तो ये सारे क्रिस्टल लैटिस आपको दिखाई दें। नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूनिट सेल। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट सेल? It is the smallest portion of the crystal lattice which, when repeated in a different direction, give crystal lattice. Unit cell means, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। अगर हम एक बॉल फॉर्मेशन करते हैं, उस बॉल में हम ब्रिक्स को अरेंज करते हैं सिस्टमैटिकली, एंड एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस। तो वो ब्रिक, उस बॉल का क्या कहलाता है? यूनिट सेल। और वो बॉल क्या है? दैट इज अ क्रिस्टल लैटिस।
तो यहाँ पे हमारा यूनिट सेल से मतलब क्या है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये क्रिस्टल लैटिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये स्मॉलेस्ट पार्ट जो इस क्रिस्टल लैटिस में रिपीट हो रहा है इसको हम यूनिट सेल बोलेंगे। Now, what are the characteristics of the unit cell? Unit cell are characterized by 6 parameters: 3 H length ABC and 3 angles alpha, beta, gamma. First H length, that is along the x-axis, it is represented by A. Second H length along y-axis, it is represented by B. Third H length along the z-axis, it is represented by C. Second angle between the edges. Angle between A and B is represented by gamma, between B and C it is represented by alpha, and between A and C it is represented by beta. Based upon these parameters, unit cell has been categorized into 7 categories that we will discuss later. Now, how many types of unit cell are there? Unit cell can be divided into 2 categories: primitive unit cell and centered unit cell. Now, what do you mean by the primitive unit cell? Primitive unit cell, when constituent particles are present only on the corner of the unit cell. अगर हम constituent particle को unit cell के corner पर लगा दें, यहाँ हम unit cell cube लेकर चल रहे हैं और इस cube के corners पर हमने constituent particle को arrange कर दिया, then we will get this primitive unit cell. तो ये एक primitive unit cell है, यहाँ पे particles को हमने corner पे रखा है, corner एक cube में 8 होते हैं, तो सभी 8 corners पर हमने particles को रखा हुआ है, तो इस unit cell को हम क्या बोलेंगे? Primitive unit cell. Second type of unit cell is known as centered unit cell. अगर हम constituent particles को corner के साथ साथ किसी center पे भी रखते तब हम उसके क्या बोलेंगे? Centered unit cell. When the constituent particles are present at positions other than in corner, in addition to those at corner, corner के साथ साथ अगर हम उसको किसी सेंटर पे भी प्लेस करते हैं तो हम उसको सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे। सेंटर्ड यूनिट सेल को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट सेंटर्ड यूनिट सेल है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट एट इट्स बॉडी सेंटर इन एडिशन टू दोज एट कॉर्नर्स, अगर हम पार्टिकल्स को कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर में भी प्लेस कर देते हैं तो हम इस यूनिट सेल को बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। सेकेंड टाइप ऑफ यूनिट सेल इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर पे भी प्लेस कर देते हैं तो हम इसको बोलेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, इस क्यूब के अंदर 8 कॉर्नर्स हैं और 6 फेसेस हैं। हमने हर फेस के सेंटर के ऊपर एक पार्टिकल को प्लेस किया अलोंग विद द कॉर्नर, कॉर्नर पर तो है ही, तो हम इस यूनिट सेल को क्या बोलेंगे? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। हम जिन पॉइंट्स पर पार्टिकल्स को रखते हैं उनको लैटिस पॉइंट बोलते हैं। तो इसमें आपको कितने लैटिस पॉइंट दिखाई दे रहे हैं? 8 along the corners and 6 along the face center। तो टोटल जो लैटिस पॉइंट है वो कितने हुए? 8 + 6 14। थर्ड कैटेगरी है end centered unit cell. End centered unit cell means when the constituent particles are present at the center of any two opposite faces in addition to those at the corners. अगर हम corners के साथ साथ opposite faces के center पे भी particles को place कर देते हैं तो हम उसे end centered unit cell बोलते हैं। जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, इसमें सभी पार्टिकल्स कॉर्नर पर हैं। हमने दो ऑपोजिट, ये जो येलो होल्स हैं ये ऑपोजिट फेसेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। हमने ऑपोजिट फेसेस के सेंटर पे भी 2 पार्टिकल्स को रखा है। तो टोटल जो लैटिस पॉइंट है वो आपको इसमें 10 दिखाई दे रहे हैं, 8 कॉर्नर पर और 2 फेस के ऑपोजिट फेस के सेंटर पर। तो इस यूनिट सेल को हम क्या बोलेंगे? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। सो यूनिट सेल हैज बीन कैटेगराइज्ड इनटू two categories: primitive unit cell and centered unit cell. Or centered unit cell has been divided into 3 types: body centered, face centered and end centered unit cell. Now, based upon the 6 parameters, we have divided the unit cell into 6 categories. First category is the cubic unit cell. It has 3 types of variation: primitive, body centered and face centered. And in case of cube, A is equal to B, B is equal to C, and alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree. Second type of unit cell is tetragonal. It has 2 variations: primitive and body centered.
Here A is equal to B but not equal to C, but alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree. Third category is orthorhombic. Orthorhombic has four variations: primitive, body centered, face centered and end centered. But in this case A is not equal to B, B is not equal to C. Alpha, beta and gamma is equal to 90 degree. Fourth type of category is hexagonal. Hexagonal has only one variation, primitive types, and A is equal to B but not equal to C. Alpha is equal to beta is equal to 90 degree, but gamma is equal to 120 degree. Fifth category is rhomboidal or trigonal. It has only one variation, primitive. Here A is equal to B, B is equal to C, alpha is equal to beta is equal to gamma, not equal to 90 degree. Next category is monoclinic. Monoclinic has two type of variation, primitive and end center. Here A is not equal to B, B is not equal to C, alpha is equal to gamma is equal to 90, but beta is not equal to 90. Seventh category is triclinic. Triclinic has only one variation, that is primitive. A is not equal to B, B is not equal to C, alpha is equal to not equal to beta, beta is not equal to gamma and not equal to 90 degree. So these are the seven type of unit cell based upon the six parameters. So this is all about the unit cell and crystal. Now next topic is number of atom in a unit cell. Now number of atom in unit cell, हमने unit cell को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, primitive and centered. Centered को फर्दर हमने थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया, that is face centered, end centered and body centered. तो हम इनमें नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले हम primitive यूनिट सेल में कैलकुलेट कर रहे हैं. तो primitive यूनिट सेल मैंने आपको क्या बताया था कि जब पार्टिकल्स को सिर्फ कॉर्नर पर रखा जाए. जब पार्टिकल्स को कॉर्नर पर रखा जाता है तो आपको इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने दिखाई दे रहे हैं? 8. सभी को 8 पार्टिकल्स में दिखाई दे रहे हैं, बट एक्चुअल में ये 8 पार्टिकल नहीं है. एक पार्टिकल का सिर्फ 1/8 पार्ट ही इस यूनिट सेल में आपको दिखाई दे रहा है. 7/8 पार्ट इस यूनिट सेल से बाहर है. अगर आप इसको ध्यान से देखें, इस पार्टिकल का पूरा ये पार्ट इस यूनिट सेल में नहीं है. इसका सिर्फ कितना पार्ट अंदर है? 1/8. तो हर एक पार्टिकल का 1/8 पार्ट है. तो अगर हम नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करेंगे, टोटल पार्टिकल 8 है और हर एक पार्टिकल का सिर्फ 1/8 पार्ट अंदर है. तो 8 का 1/8 पार्ट कितना हुआ? 1. तो इस एक्चुअल में इस यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 1. इज दैट क्लियर? आपको लैटिस पॉइंट कितने दिखाई दे रहे हैं? 8. लैटिस पॉइंट का मतलब जहां पर आप पार्टिकल को रख सकते हैं, वो पार्टिकल पॉइंट्स कितने हैं इसमें? 8. लेकिन पार्टिकल इस यूनिट सेल के अंदर सिर्फ कितने हैं? 1. क्योंकि एक पार्टिकल का सिर्फ 1/8 पार्ट ही अंदर रहता है. तो दिस 1 इज नोन एज द रैंक ऑफ यूनिट सेल और इसको हम Z से रिप्रेजेंट करेंगे. सेकंड है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हम कब बोलते हैं? जब पार्टिकल्स को कॉर्नर पर रखा जाए और एक पार्टिकल को बॉडी के सेंटर पर रखा जाए. जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इसमें पार्टिकल्स को कॉर्नर पे रखा हुआ है और बॉडी के सेंटर में रखा हुआ है. जो पार्टिकल बॉडी के सेंटर में है, ये पूरा ही पार्टिकल यूनिट सेल के अंदर है. इसका कोई भी पार्ट यूनिट सेल से बाहर नहीं है. लेकिन जो पार्टिकल्स कॉर्नर पर है, उसका सिर्फ कितना पार्ट यूनिट सेल के अंदर है? 1/8. तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें कैलकुलेट करें तो जो 8 पार्टिकल कॉर्नर्स पर है, उनका सिर्फ कितना पार्ट है? 8 × 1/8. और जो पार्टिकल बॉडी के सेंटर में है, वो पूरा ही इसके अंदर है. इसका कोई भी पार्ट यूनिट सेल के बाहर नहीं है. तो हमने इसमें 1 ऐड किया. टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें कितने मिलेंगे? 2. तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं? 2 होते हैं. अगेन दिस इज द रैंक ऑफ यूनिट सेल. इसको Z से रिप्रेजेंट करेंगे हम. थर्ड टाइप ऑफ यूनिट सेल इज नोन एज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में हम पढ़कर आए हैं कि हम पार्टिकल्स को कॉर्नर पर रखते हैं और हर फेस के सेंटर पर रखते हैं. 8 कॉर्नर्स हैं इस यूनिट सेल में और 6 फेसेस के सेंटर हैं.
तो जो कॉर्नर पे पार्टिकल है उसका सिर्फ कितना पार्ट इस यूनिट सेल के अंदर है, 1/8। लेकिन जो पार्टिकल फेस के सेंटर पर है उसका सिर्फ 1/2 पार्ट ही यूनिट सेल में है, बाकी 1/2 पार्ट यूनिट सेल से बाहर है। तो हमारे पास 6 टाइप ऑफ यूनिट सेल हैं। इन 6 टाइप ऑफ यूनिट सेल के अंदर जो फेस के सेंटर में पार्टिकल हैं, जो कि टोटल 6 हैं, उनका सिर्फ 1/2 पार्ट ही यूनिट सेल के अंदर है, और जो पार्टिकल्स कॉर्नर पर हैं उनका 1/8 पार्ट यूनिट सेल के अंदर है। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करते हैं तो 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 4। तो नंबर ऑफ पार्टिकल यूनिट सेल में हमारे पास कितने आ रही हैं, 4। अगेन इट इज द रैंक ऑफ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। सो हमने नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना सीखा यूनिट सेल के अंदर। मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ। प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम 1 थे क्योंकि पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पर थे। बॉडी सेंटर्ड में नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल 2 थे क्योंकि पार्टिकल कॉर्नर पे भी थे और बॉडी के सेंटर पे भी थे। थर्ड, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल 4 थे क्योंकि 6 एटम फेस के सेंटर पर थे और 8 एटम फेस के क्यूब के यूनिट सेल के कॉर्नर पर थे। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 4। नाउ दिस इज अबाउट द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एक पार्टिकल कॉर्नर पर रखा हुआ है, उसके नेबर उसका कितना पार्ट उसके नेबर शेयर कर रहे हैं। तो अगर कोई पार्टिकल कॉर्नर पर रखा है तो इसका कितना पार्ट इसमें है, 1/8। तो बाकी 7/8 पार्ट कहाँ गया, 7/8 पार्ट इसके नेबर शेयर कर रहे हैं। ऐसे ही वो आपसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है कि अगर पार्टिकल बॉडी के सेंटर में है तो कितना पार्ट उसका नेबर शेयर कर रहे हैं, 0, क्योंकि पूरा ही पार्टिकल यूनिट सेल के अंदर है तो इसका कोई भी पार्ट इसके नेबर शेयर नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही अगर कोई पार्टिकल फेस के सेंटर पर रखा है, इसके कितना पार्ट इसके नेबर शेयर कर रहे हैं, 1/2 पार्ट इसका नेबर शेयर कर रहे हैं और 1/2 पार्ट इसका यूनिट सेल के अंदर। नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज अबाउट द क्लोज पैकिंग। क्योंकि जितने भी सॉलिड्स आप अपने सराउंडिंग में देखते हैं वो 3D होते हैं, तो 3 डायमेंशनल में आपको पार्टिकल्स को ऐसे पैक करना है कि उसके अंदर एम्प्टी स्पेस मिनिमम हो। तो 3D पार्टिकल्स के अंदर हम पार्टिकल्स की पैकिंग करना सीखते हैं, कितने तरह से पार्टिकल को पैक किया जा सकता है। तो हम इसको इजी से टफ की तरफ चलते हैं। हम सबसे पहले क्लोज पैकिंग को वन डायमेंशन करेंगे। 1 डायमेंशन का मतलब आपको पार्टिकल्स को रखना है सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस। हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि सभी पार्टिकल्स एक जैसे हैं, साइज और शेप में एक जैसे हैं। तो हम 1 डायमेंशन के अंदर जब पार्टिकल्स को पैक करेंगे, इसमें इन दिस अरेंजमेंट ईच स्फीयर इज इन कांटेक्ट विद 2 ऑफ इट्स नेबर। अगर आप इस पिक्चर को देख रहे हैं तो इसमें आप देखिए एक पार्टिकल सिर्फ 2 ही पार्टिकल के कांटेक्ट में है। दिस इज क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन अलोंग द एक्स एक्सिस ओनली। यहाँ पे एक टर्म होती है कोऑर्डिनेशन नंबर। Now, what is the meaning of coordination number? The number of nearest neighbor of a particle is called its coordination number. Nearest neighbor, जैसे अगर हमें इस एटम की बात करें तो इसकी सराउंडिंग में सिर्फ 2 ही एटम है, तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। In 1 dimensional close packing, coordination number is equal to 2. So this is close packing in 1 dimension. Next हम मूव कर रहे हैं close packing in 2 dimension. 2 डायमेंशन मीन्स आपको अलोंग द एक्स एक्सिस भी मूव करना है, अलोंग द वाई एक्सिस भी मूव करना है। तो इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, वन इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड अनदर इज द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इन द स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2 रोज आर अलाइंड हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। मतलब हमें पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल को रखना है, ऐसे ही इस पार्टिकल के ऊपर इस पार्टिकल को, इसके ऊपर इस पार्टिकल को रखना है। तो पूरी इस पैकिंग के अंदर हॉरिजॉन्टली भी ये अलाइंड है और ये वर्टिकली भी अलाइंड है। तो दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज, अगर हम एक लेयर को ए टाइप बोलते हैं तो सेकेंड लेयर भी ए टाइप ही बनेगी।
थर्ड लेयर भी ए टाइप ही बनेगी और फोर्थ लेयर भी ए टाइप ही बनेगी, इसलिए इस पैकिंग को बोला जाता है ए टाइप पैकिंग। अगर आप इसमें ध्यान से देखें, एक एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, 4 रहेगा। तो इसलिए इस पैकिंग को हम क्या बोल देते हैं, स्फीयर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। सेकेंड ऑप्शन इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। In hexagonal close packing, the second row is placed in the depression of first row. Second row is placed in the depression of first row. Means अगर आपकी फर्स्ट लेयर A टाइप है तो सेकेंड लेयर B टाइप बनेगी, क्योंकि हमने B के जो एटम्स हैं उनको कैसे रखा है, हमने A एटम्स के डिप्रेशन में B को रखा है, इन दोनों के डिप्रेशन पे भी हमने B को रखा है, अगेन इन दोनों के डिप्रेशन पे भी हमने B को रखा है। फिर जब हमने थर्ड लेयर क्रिएट की तो हमने बी के डिप्रेशन पे ए को रखा है, फिर बी के डिप्रेशन पर हमने इसको रखा है, फिर बी लेयर के डिप्रेशन में हमने इसको रखा है। तो आप क्या देख रहे हैं, जो थर्ड लेयर है वो फर्स्ट लेयर के साथ अलाइंड है। अगर हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो थर्ड लेयर और फर्स्ट लेयर के सेंटर को मिलाएगी। मीन्स थर्ड लेयर और फर्स्ट लेयर ये अलाइंड है, लेकिन जब आप फोर्थ लेयर को रखेंगे वो सेकेंड लेयर के साथ अलाइंड रहेगी, फोर्थ लेयर सेकेंड लेयर के साथ अलाइंड रहेगी, इसलिए हम इस अरेंजमेंट को बोलते हैं ए बी टाइप अरेंजमेंट। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें, एक एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, 6 रहेगा, इसलिए इस पैकिंग को हम क्या बोल देते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस। अब 2 डायमेंशंस में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और सेकंड हमने जो पीछे डिस्कस किया, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अगर आप इन दोनों पैकिंग को कंपेयर करते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में एम्प्टी स्पेस ज्यादा है और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में एम्प्टी स्पेस कम है। और हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं, सॉलिड स्टेट मींस पार्टिकल शुड बी क्लोजली पैक्ड। पार्टिकल जब क्लोजली पैक होंगे तो उसके अंदर एम्प्टी स्पेस मिनिमम होना चाहिए। तो अगर हम कंपेयर करेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हैज लेस एम्प्टी स्पेस देन स्क्वायर क्लोज पैकिंग, तो हम ये कह सकते हैं कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज मोर एफिशिएंट देन स्क्वायर क्लोज पैकिंग। वन मोर थिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को अगर आप ऑब्जर्व करें, इसमें आपको 2 टाइप्स ऑफ वॉइड्स दिखाई दे रहे हैं। वन इज दिस ट्रायंगुलर वॉइड जिसका की जो एपेक्स है वो ऊपर की तरफ है, अनदर ट्रायंगुलर वॉइड्स जिसका एपेक्स डाउनवर्ड है। तो 2 टाइप्स ऑफ वॉइड्स आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, वन जिसका एपेक्स ऊपर की तरफ है और दूसरा जिसका एपेक्स नीचे की तरफ है। तो अगर आप इस लेयर को देखें, इसमें सारे ट्रायंगल के एपेक्स नीचे की तरफ हैं, और अगर आप इसको देख रहे हैं तो इसमें सभी ट्रायंगुलर के जो एपेक्स हैं वो ऊपर की तरफ है। नाउ दिस इज अबाउट द क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब हम मूव कर रहे हैं क्लोज पैकिंग इन द 3 डायमेंशन, क्योंकि जितने भी सॉलिड आप अपनी सराउंडिंग में ऑब्जर्व कर रहे हैं दे ऑल आर 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में हमारे पास 3 टाइप्स की पैकिंग है। फर्स्ट पैकिंग हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज अबाउट द सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग? इन दिस अरेंजमेंट, spheres of both the layers are perfectly aligned horizontally as well as vertically। हमने सभी पार्टिकल्स को अलाइन किया है, देखिए आप हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। हमारे पास हम तीनों एक्सिस में मूव कर रहे हैं, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज आवर जेड एक्सिस। तो हम तीनों एक्सिस में पार्टिकल्स को अलाइन करके चल रहे हैं, तो हर एक जो लेयर है वो सेम टाइप की लेयर बनती है, इसलिए हम इसको ए टाइप पैकिंग बोलते हैं। अरेंजमेंट ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड ए टाइप, क्योंकि सभी लेयर्स इसमें परफेक्टली अलाइंड है, दैट इज व्हाई इट इज ए टाइप। नाउ अगर हम इसके यूनिट सेल को ऑब्जर्व करें तो ये यूनिट सेल आपको कैसा दिखाई देता है, दिस इज द प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर पार्टिकल को सिर्फ कॉर्नर पर रखा गया। तो अगर आप ध्यान से इसके यूनिट सेल को देख रहे हैं तो ये यूनिट सेल आपको कैसा दिखाई दे रहा है, प्रिमिटिव यूनिट सेल। सो दिस पैकिंग इज द सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। सेकेंड टाइप ऑफ पैकिंग इज
सेकेंड टाइप ऑफ पैकिंग दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। लेकिन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग तक पहुंचने से पहले हम फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर को कैसे डिजाइन किया जाता है ये देखते हैं। पीछे वाले स्लाइड में आप लोगों ने 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पढ़ी थी। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का मतलब हमने ये पढ़ा था कि हमने 2 लेयर के डिप्रेशन पर सेकेंड लेयर को रखा था, जिसको हमने एबी टाइप पैकिंग का नाम दिया था। 2 डायमेंशनल हमने इसको एबी पैकिंग बोला था। हमने इन दोनों पार्टिकल्स के ऊपर के डिप्रेशन के ऊपर हमने सेकेंड लेयर के पार्टिकल को रखा था। तो सेकेंड लेयर जो थी वो वो फोर्थ लेयर के साथ अलाइंड रहती है, और जो थर्ड लेयर है वो फर्स्ट लेयर के साथ अलाइंड रहती है। इसलिए हमने उस पैकिंग को एबी टाइप पैकिंग रखा। अब हमें उसके ऊपर जेड एक्सिस में ही पार्टिकल्स को रखना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो येलो टाइप के जो पार्टिकल्स हैं ये है एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, और ये ऑरेंज कलर के जो पार्टिकल्स हम आपको दिखा रहे हैं ये जा रहे हैं जेड एक्सिस की तरफ। जब आप जेड एक्सिस में आप लेयर को बनाओगे तो आपके पास 2 ऑप्शंस थे। एक तो हमने पढ़ा पीछे, हमने 2 तरह के ट्रायंगल बनाए थे। एक तो जिसका एपेक्स नीचे की तरफ था, एक फिर ये ट्रायंगल थी जिसका एपेक्स ऊपर की तरफ था, जिसको मैंने डी स्मॉल डी का नाम दिया है। यहाँ पे ये जो ट्रायंगल थी जिसका एपेक्स नीचे की तरफ था, मैंने उसके ऊपर ऑरेंज कलर के पार्टिकल को रख दिया, जिसको मैंने स्मॉल ए का नाम दिया है। उस स्मॉल ए के ऊपर मैंने एक बड़े पार्टिकल बी को रख दिया। ऐसे ही अगेन स्मॉल ए के ऊपर मैंने फिर से बी को रख दिया, फिर से स्मॉल ए के ऊपर मैंने बी को रख दिया। स्मॉल ए क्या था? ये वो ट्रायंगुलर वॉइड था जिसका एपेक्स नीचे की तरफ था। अब जो बी पार्टिकल के डिप्रेशन थे उनके ऊपर मैंने सेकेंड बी लेयर को रख दिया। फिर जो बी पार्टिकल के 2 पार्टिकल के डिप्रेशन थे उस पर मैंने सेकेंड बी लेयर को रख दिया। मीन्स sphere of the second layer is placed in the depression of the first layer. Is that clear? Now, जब आप पार्टिकल्स को ऐसे रख रहे थे तो आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि ये ट्रायंगल जिनका एपेक्स ऊपर की तरफ था ये खाली रह गए, जिसको मैंने स्मॉल डी का नाम दिया है। लेकिन जब मैंने ऑरेंज कलर के पार्टिकल्स की लेयर बनाई तो इसका जो ट्रायंगल था जिसका एपेक्स नीचे की तरफ था वो इसके साथ ओवरलैप कर रहा है। जो स्मॉल डी था वो उसका एपेक्स ऊपर की तरफ था, लेकिन जो ऑरेंज लेयर का ये ट्रायंगल है जिसका एपेक्स नीचे की तरफ है, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये फॉर्मेशन कुछ इस टाइप से हो रही है। 3 पार्टिकल नीचे इस टाइप के और 3 पार्टिकल इसके ऊपर इस टाइप के, और बीच में ये जो एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो रहा है इस स्पेस को हम नाम देंगे ओक्टाहेड्रल वॉइड। वॉइड मींस एम्प्टी स्पेस। हम पार्टिकल को चाहे कितना भी क्लोज प्लेस करें उसके अंदर एम्प्टी स्पेस रहेगा ही। तो दिस इज ऑक्टाहेड्रल। ऐसे ही जब आप स्मॉल ए के ऊपर पार्टिकल को रख रहे थे तो ये स्मॉल ए जो बीच में थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस रह गया, दैट इज नोन एज टेट्राहेड्रल। उसका लोकेशन कुछ इस टाइप्स के होगा। जब आप 3 पार्टिकल नीचे ऐसे और एक पार्टिकल उसके ऊपर रखते हैं तो जो बीच में ये जो खाली स्पेस रह जाता है इस स्पेस को नाम दिया इन्होंने टेट्राहेड्रल। तो जब हम सेकेंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर जेड एक्सिस में रखते हैं तो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ वॉइड क्रिएट हो जाते हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड? टेट्राहेड्रल वॉइड की फॉर्मेशन कब होती है? जब वो 4 एटम्स के कांटेक्ट में हो। ये 4 एटम को इस तरह से रखा जाए तो टेट्राहेड्रल वॉइड की फॉर्मेशन होती है। जबकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड के कांटेक्ट में 6 एटम्स होते हैं। उन 6 एटम को अगर ऐसे रखा जाए तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है। तो इस फिगर के अंदर जो हमने स्मॉल ए रखा है इसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड। और ये जो हमारे आपको स्मॉल डी टाइप्स दिख रहे हैं दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब है ये सी टाइप्स क्या है? जब आप इसके ऊपर थर्ड लेयर रखेंगे, जब आप इसके ऊपर थर्ड लेयर रखेंगे तो जो सी टाइप के वॉइड हैं उसके ऊपर वाली थर्ड लेयर का अगेन वो वाला ट्रायंगल जिसका एपेक्स डाउनवर्ड है वो इसको ओवरलैप कर जाएगा, तो ये फिर से एक वॉइड फॉर्म करेगा। सो ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच में अगर रेडियल डिफरेंस की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और 6 होता है, और टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस स्मॉल होता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस लार्ज होता है। नाउ वन मोर थिंग, अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास n है
ये सभी पार्टिकल जिनसे आप क्लोज पैकिंग कर रहे हैं, अगर ये n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड 2n बनेंगे, और अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास n है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड n ही बनेंगे। तो जब हमने सेकेंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर रखा तो हमारे पास दो टाइप के वॉइड्स क्रिएट हुए, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ पैकिंग इज, फर्स्ट पैकिंग हमने पढ़ा था सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सेकेंड पैकिंग हम पढ़ रहे हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब हमें थर्ड लेयर बनानी है। थर्ड लेयर को हम कैसे बनाएंगे? अगर हम थर्ड लेयर के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो हम इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का नाम देंगे। दिस इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जो कि टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करने से बनती है। इसमें हर थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर के साथ अलाइंड रहती है, इसलिए इस पैकिंग को हम एबीएबी टाइप पैकिंग बोलते हैं। और ये किन में देखी जा सकती है? मैग्नीशियम और जिंक जैसी मेटल्स के अंदर देखी जा सकती है। सो दिस इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जो कि टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करने से बनती है। एंड लास्ट पैकिंग इज द क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये सिर्फ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करने से बनती है। अगर हमने जो आपका लास्ट स्लाइड में देखा था, अगर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करें, ये हमारा स्मॉल डी जो है दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अगर हम इसको कवर करें तो कुछ इस टाइप की पैकिंग क्रिएट हो जाती है। इसमें हर थर्ड लेयर मींस हर फोर्थ लेयर फर्स्ट लेयर के साथ अलाइन रहेगी, इसलिए इस पैकिंग को हम एबीसी टाइप पैकिंग बोलेंगे। दिस इज नोन एज द क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और ये किन मेटल्स में देखी जा सकती है? कॉपर एंड गोल्ड। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और अगर हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग दोनों को देखें, दोनों की एफिशिएंसी इक्वलेंट है, दोनों 74% स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, और दोनों के अंदर ही कोऑर्डिनेशन नंबर 12 रहता है, यानी कि 6 उसकी सराउंडिंग में 3 पार्टिकल ऊपर होते हैं और 3 पार्टिकल बॉटम पर होते हैं। तो हेक्सागोनल और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 12 रहता है और 74% स्पेस ऑक्यूपाई रहता है। लेकिन जो हमारी सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग थी उसमें सिर्फ 52.4% स्पेस ही ऑक्यूपाइड रहता है। सो दिस इज अबाउट द क्लोज पैकिंग। थैंक यू वेरी मच। आप इन सब स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, और जितने भी मैंने इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट डाउन कराए हैं इनको अपने रजिस्टर में नोट करें। थैंक यू अगेन।